गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की मैं वीडियो लाई हूँ अपनी प्रेगनेंसी की यूएसजी रिपोर्ट के ऊपर। तो आज की वीडियो के ऊपर मैं अपनी 35 वीक्स 3 डेज़ की यूएसजी रिपोर्ट शेयर करने जा रही हूँ। तो ये है मेरी 35 वीक्स 3 डेज़ की यूएसजी रिपोर्ट। तो गाइस, ये जो यूएसजी रिपोर्ट है ये 9th मंथ की रिपोर्ट है और इससे पहले जो मेरा यूएसजी हुआ था उसकी रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की है और उसके ऊपर भी एक पर्सनल वीडियो बनाई है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। तो गाइस, ये जो यूएसजी रिपोर्ट है ये लास्ट यूएसजी रिपोर्ट है, मतलब डॉक्टर ये 9 मंथ में करवाते हैं और इसके बाद कोई यूएसजी नहीं होता है। इससे पहले जो मेरा यूएसजी हुआ था वो हुआ था 27 वीक, जो मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। 27 वीक्स में वो मेरा यूएसजी हुआ था एंड उसमें जो डिटेल्स होती है इस 35 वीक्स की जो यूएसजी है उसमें सारी डिटेल्स सेम थी, बस चेंजेस थे बच्चे की पोजीशन की। कभी कभी क्या होते हैं इस लास्ट यूएसजी में बच्चे की पोजीशन बदल जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पोजीशन 27 वीक की यूएसजी में थी वही पोजीशन रहती है। और इसमें कई बार बच्चे की फेटल हार्ट रेट जो हार्ट बीट होती है वो भी चेंज हो जाती है एंड कभी कभी बच्चे का जो एडिक्वेट वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखी जाती है, बाकी सारी डिटेल्स जो है बच्चे की सेम रहती है। तो गाइस, ये जो यूएसजी है 9th मंथ का ये कराना बहुत कंपलसरी है क्योंकि इसके बेस पे ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, 9th मंथ की यूएसजी में जो मेरी ऊपर पर्सनल डिटेल्स दी हुई हैं एंड फर्स्ट लाइन में दे रखा है स्कैन सो सिंगल इंटरयूटेरियन फेटस विथ सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो इस लाइन का मतलब है कि जो बेबी था वो सिंगल था और वो यूट्रस में था और जो मेरी पोजीशन थी बच्चे की वो थी सिफेलिक पोजीशन। जो मेरा लास्ट स्कैन हुआ था, लास्ट यूएसजी जो मेरा हुआ था 27 वीक्स में, उसमें भी जो बेबी की पोजीशन थी वो सिफेलिक थी। तो सिफेलिक को बेसिकली हम हेड डाउन पोजीशन भी कहते हैं क्योंकि सिफेलिक एक ऐसी पोजीशन है जो नॉर्मल डिलीवरी अगर आप करवाना चाहते हो तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सिफेलिक जो पोजीशन है वो बहुत ही बेस्ट है क्योंकि इसे हेड डाउन पोजीशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है बच्चे का सर ऊपर होता है एंड बच्चे के जो पैर वगैरह होते हैं वो नीचे होते हैं एंड ब्रीच पोजीशन में क्या अपोजिट हो जाता है, बच्चे का जो सर होता है वो ऊपर की साइड होता है एंड बच्चे के जो पैर वगैरह होते हैं वो नीचे की साइड होते हैं। तो मेरी लास्ट यूएसजी में सिफेलिक पोजीशन थी और बहुत ही रेयर चांस है कि अगर आपकी सिफेलिक पोजीशन है और आपकी सी सेक्शन हो, बहुत ही रेयर है। अलग बात है कि अगर आपको लास्ट टाइम में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, जैसे कहते हैं कई बार बच्चे ने पोटी कर दी या एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है, तो या कहीं ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें क्या होती है कहीं जो लेवल होते हैं बहुत इंक्रीज होकर आते हैं, तो ऐसे केस में क्या डॉक्टर जो है आपको सी सेक्शन करने के लिए बोलते हैं या पेन इंड्यूस करके आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मेरा सब कुछ नॉर्मल चल रहा था 9 मंथ तक एंड लास्ट में मैंने डॉक्टर से डिस्कस करा था क्योंकि मेरे को एलर्जी होती थी, बॉडी में ईचिंग होती थी, तो मैंने ये डॉक्टर से डिस्कस करा था। तो उन्होंने क्या है कुछ टेस्ट लिखे थे, मतलब LFT एंड KFT टेस्ट का नाम था, वो टेस्ट लिखे हुए थे और उसमें क्या थी मेरी कुछ वैल्यूज थी वो बढ़कर आई थी। उनके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि जो उसमें जो कुछ वैल्यूज़ थी वो थोड़ा बढ़कर आई थी, जिससे क्या होता है डॉक्टर ने मुझे टाइम से पहले ही एडमिट होने के लिए मतलब डेट दे दी थी और कहा था कि पेन इंड्यूस करके नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं कि सिफेलिक पोजीशन होने के बाद भी कहीं दिक्कत की वजह से या किसी इश्यू के कारण जो होता है डॉक्टर सी सेक्शन आपका करते हैं। अदरवाइज सिफेलिक अगर आपकी पोजीशन है और आपकी जर्नी में कोई दिक्कत नहीं है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस 95% तक बढ़ जाते हैं। तो ये है सिफेलिक पोजीशन का मतलब, जिसे हेड डाउन पोजीशन कहते हैं और ये बहुत ही बेस्ट पोजीशन है नॉर्मल डिलीवरी में। दे रखा है फेटल हार्ट एंड एओर्टिक पल्सेशंस and limb and body movements seen under real time scanning and appear normal. Fetal heart rate 143 beat per minute.
तो गाइस इस लाइन का मतलब वैसे तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो कि मेरा 27 वीक का जो यूएसजी हुआ था उसमें बता दिया था, बट फिर भी एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। जो इसमें आयोटा लिखा हुआ है, आयोटिक पल्सेशन, मतलब उसका मतलब है कि जो बॉडी में आयोटा होता है उसका काम होता है बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। तो बेसिकली यही काम था। जो वेव फेटल का हार्ट था और बच्चे के जो लिम्ब थे, अंग थे जो, एंड बॉडी की मूवमेंट्स जो थी, मतलब बच्चे के हाथ पैर आइस वगैरह सारी बॉडी की मूवमेंट बच्चे की सब कुछ नॉर्मल अपीयर हो रही थी स्कैनिंग के टाइम पे, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो इस लाइन का मतलब नॉर्मली बस इतना ही है कि बच्चे के जो फेटल हार्ट है एंड उससे रिलेटेड जो है वो सब कुछ अपीयर नॉर्मल था। तो गाइस नेक्स्ट लाइन में दे रखा है प्लेसेंटा इज पोस्टीरियर एंड इन अपर पार्ट। तो गाइस इस लाइन का क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। प्लेसेंटा या तो हमारा होगा पोस्टीरियर या होगा एंटीरियर, तो दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, या आपको इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि पोस्टीरियर है तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, एंटीरियर है तो सी सेक्शन होगा, क्योंकि प्लेसेंटा की पोजीशन का मतलब एंटीरियर या पोस्टीरियर होने का कोई डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि अगर पोस्टीरियर है प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस के पीछे है, एंड एंटीरियर जो प्लेसेंटा है उसका मतलब है यूट्रस के आगे की साइड जो है प्लेसेंटा हमारा अटैच है। तो इससे डिलीवरी में तो पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड फ़र्क इतना ही पड़ेगा कि अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो आपको बच्चे की मूवमेंट आपको किसी किसी को 4 मंथ में मतलब फील होना शुरू हो जाती है, किसी किसी को 5 मंथ में फील होना शुरू हो जाती है, एंड किसी किसी को कभी भी शुरू हो जाती है। बट एंटीरियर वालों को क्या होता है, थोड़ी मूवमेंट बच्चे की लेट फील होती है कंपेयर टू पोस्टीरियर प्लेसेंटा। तो उनको मतलब मूवमेंट होती है 7 मंथ में शुरू होती है, या कभी कभी 7 मंथ एंड होने वाला होता है, किसी किसी को तब भी शुरू होती है। तो सबकी बॉडी का अलग अलग हिसाब है, इसमें कोई हम एक डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि कब मूवमेंट फील होगी। तो इतना ही फ़र्क होता है कि प्लेसेंटा आगे अटैच होने की वजह से एंटीरियर वालों को बच्चे की मूवमेंट थोड़ी लेट में पता चलती है, और पोस्टीरियर वालों को थोड़ी सी जल्दी पता चल जाती है। इससे डिलीवरी कैसे होगी इससे इसका कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो इस लाइन का बस मतलब इतना ही। गाइस नेक्स्ट लाइन में दे रखा है रेट्रोप्लेसेंटल एरिया इज क्लियर। इसका भी मतलब मैंने अपने लास्ट यूएसजी में बता दिया था, जो 27 वीक में है उसमें भी ये लाइन रिपीट हुई थी, तो इस लाइन का मतलब मैंने उसमें भी बता दिया था। तो अभी एक बार और बता देती हूँ। रेट्रोप्लेसेंटल एरिया क्या होता है, जो हमारा यूट्रस और प्लेसेंटा होता है उसके बीच का जो एरिया होता है उसको कहते हैं रेट्रोप्लेसेंटल एरिया। कई बार ऐसा होता है किसी किसी लेडी को अपनी प्रेगनेंसी में इंटरनल ब्लीडिंग जिसे कहते हैं वो होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इस एरिया में मतलब जो यूट्रस एंड प्लेसेंटा होता है उसके बीच का जो एरिया होता है उस एरिया में क्लोटिंग इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। और अगर आपको इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसर्न करना है, एंड डॉक्टर जो भी मतलब आपको सजेस्ट करेंगे वो आपको फॉलो करना है। आपको बेड रेस्ट सजेस्ट किया जा सकता है तो आपको वो सारी चीज़ क्या है फॉलो करनी है। तो रेट्रोप्लेसेंटल एरिया यही होता है। तो मेरी यूएसजी की रिपोर्ट में जो रेट्रोप्लेसेंटल एरिया था वो क्लियर था, इसलिए इसमें लिखा हुआ है रेट्रोप्लेसेंटल एरिया इज क्लियर। तो ये लाइन भी जो है बिल्कुल नॉर्मल थी। अगली लाइन दे रखी है प्लेसेंटा सो ग्रेट सेकंड चेंजेस। जो मेरी लास्ट यूएसजी जब मेरा 27 वीक में हुआ था उसमें भी मेरी जो प्लेसेंटा की मेच्योरिटी थी वो ग्रेड 2 थी, और 35 वीक में जब मेरा यूएसजी हुआ था उसमें भी ग्रेड 2 ही मेरे प्लेसेंटा की मेच्योरिटी आई थी। तो प्लेसेंटा की मेच्योरिटी से भी आपकी डिलीवरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कई लोग अपने ग्रेड देख के मतलब टेंशन में हो जाते हैं कि इतनी जल्दी ग्रेडिंग 3rd हो गई 4 हो गई, तो इससे हमारी डिलीवरी टाइम से पहले हो सकती है, या सी सेक्शन होगी, नॉर्मल नहीं होगी, तो इससे भी उसका कोई लेना देना नहीं है। जब मेरा 35 वीक में स्कैन मतलब यूएसजी हुआ था उस वक्त पे जो मेरी ग्रेडिंग थी वो 2nd ही थी, 2nd से 3rd नहीं हुई थी। किसी किसी की यूएसजी में 35 वीक भी जब यूएसजी होता है, 35 या 36 में जो यूएसजी होता है
उसमें किसी किसी की लेडी की जो प्लेसेंटा की ग्रेडिंग होती है वो 3rd भी हो जाती है और लास्ट वीक तक आते आते ये 4 भी हो जाती है। बट मेरी जो लास्ट USG 35 वीक में हुआ था उसमें ये ग्रेडिंग 2nd ही रही, 2nd से मेरी 3rd नहीं आई। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट लाइन में दे रखा है नो कॉन्जेनाइटल विसरल और क्रेनियोस्पाइनल एनामोली सीन। तो कॉन्जेनाइटल एनोमली क्या होती है, इसको हम जन्मजात विकृतियाँ भी कह सकते हैं, मतलब जो जन्म से ही पैदा होने से ही शुरू हो जाती है उसको हम ये कॉन्जेनाइटल एनोमली कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बच्चा है और उसमें सुनने की प्रॉब्लम है या देखने की प्रॉब्लम है तो उसको हम जन्मजात बीमारी या विकृति कह सकते हैं। तो जो उसके पैदा होने से ही शुरू हो गई है, कई बार बच्चे को पैदा होने से ही सुनाई नहीं देता और कई बार ऐसा होता है कि पैदा होने के कुछ दिन बाद ये प्रॉब्लम देखने में आती है। तो इसका मतलब यही होता है कि और जब मेरा USG हुआ था तो इसमें कोई भी इस टाइप की एनामोली सीन नहीं हुई थी, तो ये नॉर्मल है। और कई बार USG जब होता है तो USG में भी ये चीज़ पता नहीं चलती है कि बच्चा सुन नहीं पाएगा या देख नहीं पाएगा, तो 100% USG में भी ये चीज़ नहीं पता चल सकती है। तो इसी को हम कॉन्जेनाइटल बीमारी या विकृति कह सकते हैं जो बच्चे के पैदा होने से ही शुरू हो जाती है। अगली लाइन में दिया हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड इज एडिक्वेट AFI 12.0। तो यहाँ पे मेरा जो AFI है वो है 12.0। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, मतलब जब सभी USG रिपोर्ट होती हैं सभी की, तो सभी की USG रिपोर्ट में जो AFI लेवल होता है वो शो होता है, मतलब। और ये क्या होता है, जो ये बच्चा जो है पूरे 9th मंथ इसी पानी में रहता है और इससे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है बल्कि फ़ायदा ही पहुंचता है कि जो ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बच्चे को एक नॉर्मल टेम्परेचर देता है, नॉर्मल टेम्परेचर में रखता है। और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि बच्चा पानी में कैसे रहेगा, बल्कि ये बच्चे के लिए फ़ायदा ही है। और इसी एमनियोटिक फ्लूइड को जो बच्चा है पीता है और इसी के ज़रिए उसके पानी की पूर्ति भी होती है और इसी में बच्चे को जो बच्चे की सारी मूवमेंट्स होती हैं वो इसी एमनियोटिक फ्लूइड में वो ईजिली करता है, अच्छे से खेलता है, पूरे 9th मंथ इसी में रहता है, इससे कोई भी इसको नुकसान नहीं पहुंचता है। तो जब हमारा 35 वीक्स होते हैं और 35 to 38 वीक्स तक जो ये लेवल है AFI लेवल वो 1 लीटर तक रहता है। बट जब हम डिलीवरी टाइम तक पहुंच जाते हैं, जब हमारे पूरे 9th मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, 40 वीक की जब प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे ये जो AFI एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो लेवल है थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो मेरा जो था एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी थी 12.0 जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी, तो ये भी मेरी USG रिपोर्ट में नॉर्मल आई थी। नेक्स्ट लाइन में दे रखा है इंटरनल OS इज क्लोज, सर्विकल लेंथ इज एडिक्वेट। तो इंटरनल OS इज क्लोज का मतलब है कि जो हमारी बच्चेदानी का मुंह है वो अभी भी क्लोज है, खुला हुआ नहीं है और ये पूरे 9th मंथ तक क्लोज ही रहना चाहिए। अगर ये ओपन हो गया तो टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांस बन जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है किसी किसी लेडी की शॉर्ट सर्विक्स होती है जिसकी वजह से उसको डॉक्टर टाइम से पहले डिलीवरी ना हो उसको स्टिचेस लगाने के लिए रिकमेंड करते हैं कि स्टिचेस लगवा लो ताकि टाइम से पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो। मतलब एक प्रेगनेंसी अगर हमारी 35 वीक्स ईजिली क्रॉस हो गए तो डैट मीन्स हमारी जो बेबी है वो ईजिली दुनिया में आसानी से आ सकता है एंड ईजिली डेवलप हो सकता है, ईजिली सर्वाइव कर सकता है। तो मतलब हमें कैसे ना कैसे करके अपने 35 वीक्स को निकालना है, मतलब क्रॉस करना है कि 35 वीक्स जो है आसानी से हमारे निकल जाए बिना किसी परेशानी के। तो जिसकी शॉर्ट सर्विक्स होती है डॉक्टर उसको स्टिचेस रिकमेंड करते हैं कि स्टिचेस लगाने चाहिए एंड साथ ही साथ उसको बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करना है ताकि आप अपने 35 वीक्स आसानी से निकाल सको। उसके बाद अगर आपकी डिलीवरी हो भी जाती है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि आपका जो बच्चा है वो ईजिली सर्वाइव कर सकता है, डेवलप हो सकता है। उसके बाद नीचे कुछ ये पैरामीटर्स दिए गए हैं जिसमें आपकी बायपैरेटल डायमीटर, फेमुअर लेंथ एंड एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस दिया हुआ
है। और इन सब का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। जो बायपैरेटल डायमीटर BPD जिसे हम कहते हैं, उसका मतलब होता है जब जो बच्चे की सर होता है, उसकी सर की गोलाई को जब चारों तरफ से मेजरमेंट किया जाता है, उसको हम BPD कहते हैं या बायपैरेटल डायमीटर कहते हैं। तो उसका मेजरमेंट जब मेरा था 35 वीक 3 डेज में, जब मेरा USG हुआ था, उस टाइम पे जो 90.6 mm के अराउंड ये BPD मेरे बच्चे की आई थी। और BPD के हिसाब से बच्चे की जो मेच्योरिटी थी, वो जो प्रेगनेंसी थी उसकी मेच्योरिटी थी 36 वीक 6 डेज। मतलब BPD के अकॉर्डिंग 36 वीक 6 डेज की प्रेगनेंसी थी। एंड फेमोर लेंथ जो होता है, जिसको हम FL भी कह सकते हैं, फेमोर लेंथ बच्चा जो उसकी जांग होती है, उसकी जांग की जो लंबाई लेंथ होती है, उसको जब मेज़र किया जाता है, उसके जो मेज़र करके जो मेज़रमेंट आती है, उसको हम फेमोर लेंथ कहते हैं। जो फेमोर लेंथ मेरी आई थी बच्चे की 67.2 mm आई थी। और उस लेंथ के अकॉर्डिंग बच्चे की जो वीक थे वो थे 34 वीक्स 4 डेज की प्रेगनेंसी थी। उसके बाद है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, जिसको हम AC भी बोल सकते हैं। उसका जब मेजरमेंट किया था तो आया था 313.0 mm। और उसके अकॉर्डिंग जो प्रेगनेंसी थी वो थी 35 वीक्स 2 डेज की। तो ये सब मेजरमेंट थे जो कि सब नॉर्मल आए थे। और 35 वीक्स 3 डेज में USG जब हुआ था, तो उस समय पे मेरे बच्चे का जो वेट था वो था 2 किलो 668 ग्राम। इसमें कुछ परसेंटेज प्लस माइनस परसेंटेज जो होती है ऊपर नीचे हो सकती है, 12% ऊपर नीचे हो सकता है, बट 2 किलो 668 ग्राम जो था बच्चे का वेट आया था। और मेच्योरिटी थी 35 वीक्स 3 डेज, मतलब जो प्रेगनेंसी थी वो थी 35 वीक्स 3 डेज की। LMP 18 नवंबर 2020 थी। और USG के अकॉर्डिंग जो मेरी डिलीवरी डेट मुझे दी गई थी वो दी गई थी 25 अगस्त 2021। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ब्लड टेस्ट हुए थे और उसमें जो मेरी LFT और KFT में कुछ वैल्यूज़ थी वो थोड़ी बढ़कर आई थी, जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे दवाई भी दी थी ताकि वैल्यूज़ मतलब बढ़े ना, कंट्रोल में रहे। बट जब 1 वीक के बाद जब ये टेस्ट मैंने रिपीट करवाया था, तो उस टाइम पे ये वैल्यू डाउन होने की बजाय और बढ़ गई थी। फिर एक बार और रिपीट करवाया टेस्ट, फिर भी जो वैल्यू थी वो बढ़ गई थी। तो ऐसे केस में डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी की डेट टाइम से पहले ही दे दी थी और मुझे 8 अगस्त को एडमिट होने के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने कि आपको 8 अगस्त में रात के 12 बजे एडमिट हो जाना है और हम आपको पेन इंड्यूस करेंगे। तो गाइस आप सब देख सकते हैं कि मेरी इस USG रिपोर्ट और लास्ट USG रिपोर्ट में सब चीज़ें नॉर्मल आई थी। और मुझे लगता था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। तो मेरे को पूरे 9 मंथ्स कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं थी, तो मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था तो कि ऐसा हो जाएगा। बट डॉक्टर ने मुझे एडमिट होने के लिए बोल दिया था 8 अगस्त को ही। और मतलब कितना आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस हो गया था टाइमिंग में। 2-2.5 हफ्ते जो थे उसका डिफरेंस आ गया था कि 2-2.5 हफ्ते पहले ही मुझे एडमिट होने के लिए कह दिया था और पेन इंड्यूस करने के लिए बोला था कि पेन इंड्यूस करके हम आपकी नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करेंगे। अब कुछ भी हो सकता था, डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती थी, C सेक्शन भी हो सकती थी। तो कैसे कैसे वो वैल्यूज़ थी और कौन कौन सी वैल्यूज़ थी, इसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगी ताकि आपकी हेल्प हो सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो के थ्रू भी मैं आपको अपनी USG रिपोर्ट 35 वीक्स 3 डेज की एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं बच्चे की, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स थी एंड ये सारी डिटेल्स थी जिसके बारे में मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ इम्प्रेशन दिया गया था सिंगल लाइफ फेटस ऑफ 35 वीक 3 डेज मैच्योरिटी। तो सिंगल फेटस था मेरा और जो प्रेगनेंसी की मैच्योरिटी थी वो 35 वीक्स 3 डेज की थी। तो इस तरीके से जो मेरा 9th मंथ का USG हुआ था वो लास्ट था, इसके बाद मेरा कोई भी USG नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुझे टाइम से पहले एडमिट किस रीजन से होना पड़ा और मेरी डिलीवरी कैसे हुई थी, C सेक्शन हुई थी या नॉर्मल डिलीवरी हुई थी।
उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।